हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी विभिन्न रेलवे की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, तो सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से जारी कर दी है। और दोस्तों, ये जो नोटिस जारी किया है रेलवे ने, तो ये अपने नॉर्मलाइजेशन मेथड को लेके जारी किया है। नॉर्मलाइजेशन मेथड में एक बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पे रेलवे ने किया है। तो दोस्तों, क्या यहाँ पे चेंज हुआ है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आगामी भर्तियों पे, और दोस्तों किस तरीके से अब आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे लगने वाली है, तो उस सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, ये सभी आरआरबीज की ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो नोटिस का हेडिंग यहाँ पे, रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन वेरियस लेवल्स ऑफ 7th CPC मैट्रिक्स, नोटिस ऑन नॉर्मलाइजेशन मैथोलॉजी फॉर कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम्स फॉर ऑल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CENs। तो इसमें दोस्तों पहले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, इट इज़ नोटिफाइड फॉर ऑल कंसर्न दैट फॉलोइंग नॉर्मलाइजेशन methodology फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ scores marks shall be followed by RRBs for normalizing the raw scores of the candidates in the examination conducted in the multiple shift of exams. For this the RRB shall use the percentile equivalence। तो दोस्तों, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी जो रेलवे की जो विभिन्न एग्ज़ाम होने वाली हैं, जिसमें आपकी ALP हो गया, उसके बाद में आपका RPF SI का एग्ज़ाम हो गया, फिर दोस्तों टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आपका हो गया, और फिर दोस्तों उसके बाद JEE का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है वो वरियस शिफ्ट में यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाने वाली है। तो दोस्तों, हर शिफ्ट में पेपर के लेवल में यहाँ पे डिफरेंस आता है, तो उस वजह से वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और दोस्तों, पहले ये रॉ स्कोर के बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होता था। तो दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे रेलवे ने किया है। तो दोस्तों, आप पहला इसमें पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं परसेंटाइल स्कोर्स। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, परसेंटाइल स्कोर्स आर स्कोर्स बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस of all those who appear for the examination. The marks obtained are transformed into a scale ranging from 100 to 0 to each shift of examinees. The percentile score is not the same as the percentage of marks obtained। तो दोस्तों, अब आपका जो मेरिट तैयार होने वाली है वो आपकी रॉ स्कोर के बेसिस पे तैयार नहीं होगी। अब आपका वहाँ पे एक परसेंटाइल स्कोर आपका निकल के सामने आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि RRB ग्रुप डी की भर्ती जो 2019 में आई थी, तो उसके स्कोर कार्ड में आपको परसेंटाइल स्कोर वहाँ पे देखने को मिला था। तो दोस्तों, उसी मेथड को ये यहाँ पे लागू कर रहे हैं इस बार से। तो दोस्तों, जो आपका परसेंटाइल स्कोर रहेगा वो टोटल 100 से और दोस्तों 0 तक रहेगा, और दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग आपको परसेंटाइल स्कोर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल परसेंटेज मार्क्स नहीं होंगे आपके, ये एक परसेंटाइल अंक होंगे, जिसको हम आगे समझने वाले हैं। द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स डेट हैव स्कोर्ड इक्वल टू और बिलो सेम और लोअर रॉ स्कोर्स that particular percentile in that examination. Therefore the topper of each shift will get the same percentile of 100, which is desirable. The marks obtained in between the highest and the lowest scores are also converted to appropriate percentiles। तो दोस्तों, इसमें परसेंटाइल स्कोर की बात की है, तो परसेंटाइल स्कोर को कुछ इस तरीके से काउंट किया जाएगा कि दोस्तों, जो
एक शिफ्ट में मान लो किसी बंदे के यहाँ पे 100 स्कोर, किसी जैसे 75 का पेपर होने वाला है आपका ALP का, तो दोस्तों एक शिफ्ट में मान लो एक शिफ्ट में मान लो आपके 50 कैंडिडेट वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो दोस्तों एक कैंडिडेट ने आपके वहाँ पे 65 यहाँ पे स्कोर ऑब्टेन किया है, तो दोस्तों और इससे ज़्यादा यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट का स्कोर नहीं है, तो दोस्तों इस कैंडिडेट की यहाँ पे परसेंटाइल 100% होगी, यानी कि इसका परसेंटाइल यहाँ पे 100 निकल के आएगा। और फिर दोस्तों फिर इससे नीचे वाले कैंडिडेट, मान लो किसी कैंडिडेट के 62 है, तो दोस्तों उसके यहाँ पे इससे कम परसेंटाइल निकल के आएंगे। फिर दोस्तों इसी तरीके से जैसे जैसे आपके मार्क्स घटते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटाइल वहाँ पे कम होती जाएगी। तो दोस्तों परसेंटाइल का मतलब है आपका जो आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हीं कैंडिडेट्स के साथ एक कंपटीशन कि आपको उनसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे गेन करने होंगे। जितना ज़्यादा आपका मार्क्स होगा उतनी अच्छी आपकी परसेंटाइल होगी। और दोस्तों जब फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जाएगी तो वो आपकी परसेंटाइल बेस यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट में यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, द परसेंटाइल स्कोर विल बी द नॉर्मलाइज्ड स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन initiate of the raw marks of the candidate and shall be used the preparation of the merit list। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको कहा था कि पहले जो मेरिट यहाँ पे तैयार होती थी रॉ स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे तैयार की जाती थी, लेकिन दोस्तों अब उसको यहाँ पे बदल दिया गया है। अब आपका जो परसेंटाइल स्कोर होगा उसी के बेसिस पे आपकी यहाँ पे मेरिट तैयार होने वाली है। तो दोस्तों अब जो आपकी मेरिट यहाँ पे लगने वाली है वो परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे लगेगी, ना कि आपके रॉ स्कोर के बेसिस पे। तो दोस्तों कहने की बात यह है जितना अच्छा आपका रॉ स्कोर होने वाला है उतनी ज़्यादा आपकी परसेंटाइल होगी। और दोस्तों फाइनल जो मेरिट लगेगी वो आपकी परसेंटाइल यहाँ पे स्कोर में लगने वाली है। तो दोस्तों अब आप इसमें ये सवाल नहीं उठा सकते जैसे कि ALP CBT 1 आपका 75 नंबर का होने वाला है, तो दोस्तों जब फाइनल मेरिट इसकी जो कट ऑफ बनेगी तो वो आपकी परसेंटाइल बेस बनेगी। तो दोस्तों किसी भी कैंडिडेट के यहाँ पे 100 परसेंटाइल स्कोर बनता है। तो दोस्तों कैंडिडेट ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते कि 75 का तो पेपर था तो इसके 100 मार्क्स कैसे आ गए। तो वो एक परसेंटाइल स्कोर होगा जिसको कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाले हैं जिससे कि आसान शब्दों में आपको ये बात समझ में आएगी और दोस्तों आप इसको क्लियर कर पाओगे। तो ये यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में ये इन्होंने एक परसेंटाइल स्कोर निकालने का एक यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं द परसेंटाइल स्कोर ऑफ द रॉ स्कोर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स फॉर द ऑल द शिफ्ट वुड बी मर्ज्ड एंड शैल बी कॉल्ड द RRB scores, RRC scores for level 1 exam which will be then used for the compilation of results and further processing of for deciding the merit allocation। तो दोस्तों जब आपकी मान लो किसी एग्ज़ाम की यहाँ पे जैसे ALP CBT 1 की बात करें तो दोस्तों टोटल 15 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों जब आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों 15 शिफ्ट का यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे निकाला जाएगा कैंडिडेट का। और दोस्तों कैंडिडेट के जितने मार्क्स के बेसिस पे यानी कि 15 यहाँ पे जो आपकी 15 शिफ्ट होंगी तो दोस्तों 15 वहाँ पे टॉपर निकल के आएंगे जिनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे। तो दोस्तों उनकी परसेंटाइल तो 100 यहाँ पे रहने वाली है। फिर दोस्तों उसके बाद में जितने भी कैंडिडेट रहेंगे इनसे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनके मार्क्स रहेंगे, मान लो किसी कैंडिडेट के इनके पॉइंट में भी कम नंबर हैं तो दोस्तों उनका यहाँ पे अलग परसेंटाइल निकल के सामने आएगा। फिर दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर इस बार आने वाला है सभी कैंडिडेट का। तो फाइनल मेरिट आपकी परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे तैयार की जाने वाली है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं द परसेंटाइल स्कोर्स विल बी कैलकुलेटेड अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस टू अवॉइड द बचिंग इफेक्ट एंड रिड्यूस टाइज। तो दोस्तों जो आपकी परसेंटाइल स्कोर को यहाँ पे पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 5 अंकों तक यहाँ पे काउंट किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इससे जो कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पे क्लैश होने से बचेंगे। और दोस्तों जो फाइनल टाइज से बचने के लिए आपके जो दशमलव के बाद 5 अंकों तक आपका परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे दिखाया जाएगा ताकि कैंडिडेट के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव यहाँ पे नहीं हो।
तो दोस्तों इसमें फिर 7th नंबर पॉइंट में क्या मेंशन किया हुआ है, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम परसेंटाइल स्कोर देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया। यानी कि इसमें यह लिखा गया है कि दो कैंडिडेट के, मान लीजिए डेसिमल के बाद में 5 अंकों तक दो कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पे सेम रह जाते हैं, तो दोस्तों उनकी यहाँ पे जो मेरिट तैयार की जाएगी वो एज क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगी। ओल्डर पर्सन शैल बी प्लेस्ड एट हायर मेरिट इन एन केस एज बीइंग्स। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है पहले तो कि जो ऐसी कंडीशन में जब आपके मार्क्स यहाँ पे 5 डेसिमल तक भी सेम रह जाते हैं, तो आपके जो भी कैंडिडेट, दो ऐसे कैंडिडेट में जिस भी कैंडिडेट की एज यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो दोस्तों उस कैंडिडेट को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। और फिर दोस्तों मान लो अगर उनकी एज भी यहाँ पे सेम रहती है, तो दोस्तों इसमें आगे लिखा हुआ है इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में यदि किसी कैंडिडेट का, मान लो किसी कैंडिडेट का नाम बी से स्टार्ट होता है और किसी कैंडिडेट का नाम ए से स्टार्ट होता है, और दोस्तों दोनों ही मेथड में इन दोनों का यहाँ पे कोई भी निर्णय यहाँ पे नहीं हो पाया है, बिल्कुल टाई रहा है। तो दोस्तों इसमें जो फिर फाइनली जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से यहाँ पे इनकी मेरिट तैयार की जाएगी, तो ए जो अल्फ़ाबेटिकल नाम से जिसका अल्फ़ाबेट ए से शुरू होता है, तो उस कैंडिडेट को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। ये सब कुछ इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर दोस्तों पॉइंट नंबर 8 की बात कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द मेरिट बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर एज मेंशन अबव, इट्स नेसेसरी टू इंक्लूड ओनली दोज कैंडिडेट इन दिस मेरिट लिस्ट हु हैव secured minimum percentage of marks for eligibility in various categories। तो दोस्तों इसमें जो पहले जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था वही बात इसमें यहाँ पे लिखी हुई है कि परसेंटाइल स्कोर सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पे निकाला जाएगा जो कैंडिडेट मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे अर्जित करेंगे सीबीटी में। तो दोस्तों वो यूआर के लिए यहाँ पे 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 30%, एससी की बात करें तो 30%, एसटी की बात करें तो 25%। तो ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और दोस्तों यही बात नोटिफिकेशन में, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें भी यही बात मेंशन की हुई थी। फिर दोस्तों 9वें पॉइंट की बात करते हैं। फॉर दिस नॉर्मलाइज्ड मार्क्स of each candidate will also be calculated as detailed below, which will be basis for deciding who are the candidate that have scored minimum percentage of marks as per qualifying criteria given in the CENs, as well as the giving weightage of in marks टू CCAA कैंडिडेट्स फॉर लेवल 1 एग्जाम। तो दोस्तों इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। तो दोस्तों फिर फाइनली जब आपके परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे निकल के आएंगे तो उसके बाद में परसेंटाइल स्कोर का आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे किया जाने वाला है इस फॉर्मूले से, और फिर दोस्तों फिर आपकी यहाँ पे मेरिट तैयार की जाएगी। तो दोस्तों ये था परसेंटाइल स्कोर निकाल के जो फाइनल जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं मेनली कि परसेंटाइल स्कोर किस तरीके से तैयार किया जाता है और दोस्तों इससे कैंडिडेट को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या नुकसान इसके हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें परसेंटाइल जो निकालने का जो फॉर्मूला है वो ऊपर थोड़ा डिफ़िकल्ट दिया हुआ था, उसको हम आसान शब्दों में आपको समझाना चाहते हैं। तो दोस्तों परसेंटाइल स्कोर आपका किस तरीके से निकाला जाता है, तो दोस्तों उसमें आपके कई सारे फैक्टर्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहा है जिसका परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे निकालना है तो उसका स्कोर यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर दोस्तों फिर उससे कम कितने कैंडिडेट के यहाँ पे स्कोर रहे हैं तो दोस्तों उनके स्कोर यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। और फिर दोस्तों टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की यहाँ पे संख्या को लिख दिया जाएगा और दोस्तों फिर इसको 100 से गुणा कर दिया जाएगा, यानी कि इसको भाग देके फिर 100 से गुणा कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपकी परसेंटाइल यहाँ पे निकल के सामने आ जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लेके चलते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम होती है उसमें मेनली आपकी 3 तरीके की शिफ्ट यहाँ पे बन के सामने आती हैं। पहली होती है आपकी ईजी शिफ्ट, फिर दूसरी होती है मॉडरेट और दोस्तों तीसरी होती है हार्ड शिफ्ट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ईजी शिफ्ट की। तो दोस्तों ईजी शिफ्ट में मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने रॉ स्कोर यहाँ पे 65 ऑब्टेन कर लिया है, तो दोस्तों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि चला जाए और दोस्तों इसमें फिर मान लीजिए
इजी शिफ्ट में सभी शिफ्टों की हम बात लेके चलते हैं। इजी शिफ्ट की बात करते हैं पहले। तो इजी शिफ्ट में 6 कैंडिडेट आपके शामिल होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो दोस्तों 6 कैंडिडेट यहाँ पे शामिल हुए, और दोस्तों कोई कैंडिडेट यहाँ पे जो हाईएस्ट 65 नंबर यहाँ पे लेके आता है, तो इसकी परसेंटाइल कैसे निकाली जाएगी, तो दोस्तों वो आप देख लीजिए इसकी परसेंटाइल कैसे निकाली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा जाए, तो दोस्तों पहले तो इस हाईएस्ट नंबर वाले कैंडिडेट का हाईएस्ट नंबर वाले कितने कैंडिडेट हैं, जैसे एक ही कैंडिडेट यहाँ पे दिख रहा है जिसके हाईएस्ट नंबर है, तो उसको यहाँ पे रख दिया जाएगा। फिर दोस्तों इससे कम कितने कैंडिडेट के यहाँ पे स्कोर हैं, तो दोस्तों इससे कम 5 कैंडिडेट के यहाँ पे स्कोर हैं। तो दोस्तों पहले ये कैंडिडेट, फिर दोस्तों इससे कम 5 कैंडिडेट का यहाँ पे स्कोर है। फिर दोस्तों टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट भी यहाँ पे 6 हैं। फिर दोस्तों इसको यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ से कट पिट के आपकी परसेंटाइल 100 यहाँ पे निकल के सामने आ गई। तो दोस्तों इस तरीके से इस कैंडिडेट की परसेंटाइल यहाँ पे 100 निकल के सामने आ गई। फिर दोस्तों मान लो इससे बाद में बात करते हैं, किसी कैंडिडेट के यहाँ पे 62 मार्क्स हैं, यानी कि इससे कम वाले कैंडिडेट के 62 मार्क्स हैं, तो इसकी परसेंटाइल कैसे निकाली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो 62 मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट कितने हैं, तो दोस्तों वो एक ही कैंडिडेट है यहाँ पे। फिर दोस्तों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इससे कम कितने कैंडिडेट के यहाँ पे स्कोर हैं, तो दोस्तों इससे कम यहाँ पे 4 कैंडिडेट के यहाँ पे स्कोर हैं, क्योंकि दोस्तों इससे ज़्यादा तो एक 65 वाला हो गया, उससे तो कोई मतलब रहा ही नहीं। तो दोस्तों इससे कम यहाँ पे 4 कैंडिडेट के स्कोर रह गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर दोस्तों टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो वो यहाँ पे 6 हो जाते हैं, और दोस्तों फिर इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब ये 100 ये 5 से गुणा होगा तो दोस्तों यहाँ पे 500 हो जाएगा, और इसमें यदि 6 का भाग दिया जाए तो आपकी जो परसेंटाइल निकल के सामने आती है 83.3। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे परसेंटाइल तैयार की जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये तो हो गई इजी शिफ्ट की बात। अब दोस्तों मॉडरेट शिफ्ट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मॉडरेट शिफ्ट में जहाँ पे कोई कैंडिडेट टॉपर था इजी शिफ्ट में 65 नंबर लेकर, अब दोस्तों मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट शिफ्ट होने की वजह से वहाँ के टॉपर के 62 नंबर्स यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों 62 नंबर वाले कैंडिडेट की यहाँ पे परसेंटाइल निकाली जाएगी अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे परसेंटाइल निकाली जाएगी, तो दोस्तों ये एक कैंडिडेट है, इससे कम अंक वाले 5 कैंडिडेट हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे भी 6 हैं। फिर दोस्तों इसको 100 से गुणा कर दिया जाता है, तो इस कैंडिडेट की भी यहाँ पे 100 परसेंटाइल निकल के सामने आ गई। और इसी तरीके से आप देख पाएंगे कि इसके बाद में जो इससे कम स्कोर वाला कैंडिडेट है उसके यहाँ पे 60 ही नंबर हैं। तो दोस्तों 60 नंबर हैं तो ये एक कैंडिडेट, और दोस्तों इसके बाद में इससे कम स्कोर वाले 4 कैंडिडेट और हैं। तो दोस्तों इस तरीके से फिर फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रखने के बाद में जब इनकी जो परसेंटाइल निकल के सामने आएगी वो 83.3। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन दोनों कैंडिडेट की परसेंटाइल सेम आ गई, भले ही इनके स्कोर में डिफरेंस है, लेकिन दोस्तों परसेंटाइल यहाँ पे निकल के सामने सेम ही आ रही है ना। स्कोर का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहा, रॉ स्कोर का यहाँ पे रोल नहीं रहता है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाद में हार्ड शिफ्ट की। तो दोस्तों हार्ड शिफ्ट में भी सेम फॉर्मूला काम करने वाला है कि जहाँ पे इजी शिफ्ट में कोई टॉपर 65 नंबर लेके आ रहा है, मॉडरेट शिफ्ट में टॉपर 62 नंबर लेके आ रहा है, तो दोस्तों हार्ड शिफ्ट होने की वजह से यहाँ का टॉपर 58 नंबर ही प्राप्त कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों फिर भी इसकी परसेंटाइल यहाँ पे 100 निकल के सामने आ रही है, जैसा कि हमने आपको ये दोनों शिफ्टों के निकाल के बताया, तो उसी तरीके से सेम यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों इसकी भी यहाँ पे परसेंटाइल 100 है, इसकी भी यहाँ पे 100 है, और इसकी भी यहाँ पे 100 है। जबकि इनके रॉ मार्क्स की यहाँ पे बात की जाए तो रॉ मार्क्स इन तीनों के अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और दोस्तों फिर भी इनकी परसेंटाइल यहाँ पे 100 है। तो दोस्तों बिल्कुल भी ये एक तरीके से बिल्कुल भी जस्टिफाई करता है सभी कैंडिडेट के साथ। और दोस्तों इससे क्या होगा कि इससे ये नुकसान होने से बचेगा कि कैंडिडेट के यहाँ पे पहले क्या होता था कि परसेंटाइल निकाल देते थे, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यहाँ पे निकाल के दे देते थे। तो दोस्तों पेपर होता था 100 नंबर का, और दोस्तों नॉर्मलाइज्ड स्कोर कैंडिडेट का 121, 110 ऐसे हो जाता था। तो दोस्तों वो एक तरीके से कैंडिडेट के लिए काफ़ी असमंजस का यहाँ पे कारण बन जाता था, और दोस्तों कैंडिडेट में असंतुष्टि यहाँ पे आ जाती थी। लेकिन दोस्तों इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाएगा तो दोस्तों आपकी जो परसेंटाइल की वैल्यू रहेगी वो 100 से यहाँ पे 0 तक ही रहने वाली है। तो दोस्तों जो भी टॉपर कैंडिडेट होंगे उसकी यहाँ पे 100 परसेंटाइल रहने वाली है। फिर दोस्तों फाइनली जब एग्ज़ाम यहाँ पे समाप्त होगी
तो ये जितनी भी एग्जाम में शिफ्ट होंगी उन सबका डेटा एक साथ लिया जाएगा और दोस्तों फिर उनकी एक कंबाइंड वहाँ पे परसेंटाइल तैयार की जाएगी और दोस्तों उसी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग उनको फिर नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में रख के उनका नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में फिर एक फाइनल मेरिट यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे तैयार की जाने वाली है। तो दोस्तों रॉ स्कोर के बेसिस पे आपसे आपकी मेरिट तैयार नहीं होगी और दोस्तों पहले जैसे नॉर्मलाइजेशन में 20-20 25-25 नंबर तक का इंक्रीमेंट हो जाता था वैसा अब नहीं होने वाला है, क्योंकि ये परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे आपकी मेरिट यहाँ पे तैयार होगी। तो इस तरीके से अब नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि 20-20 25-25 नंबर कैंडिडेट के रॉ स्कोर बढ़ जाते थे फिर नॉर्मलाइज स्कोर इतना आता था। तो दोस्तों वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही सही यहाँ पे मेथड है ये रेलवे का। और दोस्तों इससे छात्रों में जो मतलब भेदभाव वाली स्थिति यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और दोस्तों परसेंटाइल स्कोर की वजह से यहाँ पे कैंडिडेट के साथ यहाँ पे जो पढ़ने वाले अच्छे कैंडिडेट होंगे उनके लिए बिल्कुल भी बहुत ही सही मेथड है। और ये मेथड अब आने वाली सभी भर्तियों में यहाँ पे यूज़ किया जाने वाला है। सबसे पहले आपकी एएलपी की एग्ज़ाम होगी, उसके बाद में दोस्तों आरपीएफ एसआई की यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाली है, उसके बाद में दोस्तों टेक्नीशियन की एग्ज़ाम होने वाली है, फिर जेई की एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाली है। इन सभी में तो ये मेथड काम करने वाला है। फिर दोस्तों इसके बाद में एनटीपीसी पैरामेडिकल भर्ती इन सभी में ये मेथड आपका वर्क करने वाला है। तो दोस्तों इसी मेथड के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे मेरिट तैयार होगी। तो दोस्तों अब कैंडिडेट को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितना अच्छा आपका रॉ स्कोर होगा उतनी अच्छी आपकी परसेंटाइल होगी और दोस्तों जितनी अच्छी आपकी परसेंटाइल होगी मेरिट लिस्ट में आप उतने ही ऊपर यहाँ पे आने वाले हो। तो दोस्तों ये था रेलवे की तरफ से चेंज किया हुआ जो नॉर्मलाइजेशन मेथड में बहुत बड़ा चेंज। और दोस्तों आई होप हमने आपको जो आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।